स्वागत है आपका दोस्तों ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी कि DPI 30 सितंबर 2024 तक बढ़कर 465.33 हो गया, जबकि मार्च 2024 में ये 445.5 था। इसका मतलब ये है कि देश में डिजिटल भुगतान को लेकर काफी तेजी से बदलाव आ रहा है। RBI ने बताया कि इस बढ़ोतरी का कारण देश भर में भुगतान की बुनियादी सुविधाओं में सुधार और बेहतर प्रदर्शन है। साथ ही अश्विनी वैष्णव, जो कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने हाल ही में कहा कि भारत आने वाले महीनों में अपना खुद का मूलभूत AI मॉडल तैयार करेगा। वो नई दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि भारत का ये मॉडल दुनिया के सबसे बेहतरीन मॉडलों के बराबरी का होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत के लिए AI मॉडल तैयार करने की एक रूपरेखा भी तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 4 फरवरी तक वाहन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। आकाशवाणी में बातचीत में यातायात को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अंशुमन मिश्रा ने बताया कि मेला क्षेत्र में केवल जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी के मुद्दे पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया है। अपने जवाब में उन्होंने यमुना के पानी में प्रदूषण के बारे में जो बयान दिए थे उन्हें सही ठहराते हुए कई तथ्य भी पेश किए हैं। साथ ही भारत सरकार ने हाल ही में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन लॉन्च किया है और इस मिशन के तहत आने वाले कुछ सालों में भारत इस क्षेत्र का बड़ा प्लेयर बनने की योजना बना रहा है। इसके लिए सरकार 34,300 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस मिशन का उद्देश्य नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाना और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसाधनों के इस्तेमाल और आपूर्ति पर फोकस करना है। वहीं देश के राज्यों में GBS गुलियन बेयर सिंड्रोम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल में तो पिछले 4 दिनों में इस बीमारी से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इसकी वजह से मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तीनों मौतें कोलकाता और हुगली जिले के सरकारी अस्पतालों में हुई। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। गाजा में फिलिस्तीनी गुटों और इजरायल के बीच हुए संघर्ष विराम के तहत तीसरे दौर में 8 और कैदियों को रिहा किया गया। इनमें 3 इजरायली और 5 थाईलैंड के नागरिक शामिल हैं। रिहा किए गए लोगों में 20 साल का इजरायली सैनिक अगम बर्जर, 29 साल की अरबेल यहूद और 80 साल के गादी मोजेज भी हैं। इनके साथ ही थाईलैंड के 5 नागरिकों को भी छोड़ा गया। वहीं मैं बता दूं कि दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। 2025 के विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के बाद वैसे ही सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। राजधानी में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। राज्य सरकार ने साफ आदेश दे दिए हैं कि सभी कर्मचारी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करें, लेकिन फिर भी कई लोग इसे टाल रहे हैं। आखिरी तारीख 31 जनवरी है, लेकिन 30 जनवरी तक सिर्फ 52% कर्मचारियों ने ही जानकारी दी है। अब सरकार सख्ती के मूड में है तो तय समय पर ब्यौरा नहीं देंगे। उनकी प्रमोशन और सैलरी रोकने की तैयारी चल रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको से आने वाले कुछ सामानों पर 25% टैरिफ लगाने वाला है। ट्रंप का कहना है कि ये फैसला अमेरिका के उद्योगों को बचाने के लिए लिया गया है। साथ ही उन्होंने इशारा दिया है कि चीन पर भी इसी तरह के टैरिफ लगाने पर विचार किया जा सकता है। पहले 35 सालों में भारत ने सिर्फ 35 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन 2014 के बाद इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार के आने के बाद इसरो ने बीते 10 सालों में 358 विदेशी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिए हैं, यानी पहले के मुकाबले 11 गुना ज्यादा। ये दिखाता है कि भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी ने माना कि 1990 के दशक में कांग्रेस से एक बड़ी गलती हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी दलितों, पिछड़ों और वंचितों के हितों की वैसी रक्षा नहीं कर पाई जैसी करनी चाहिए थी। राहुल का कहना था कि अगर कांग्रेस ने इन समुदाय का भरोसा बनाए रखा होता तो RSS सत्ता में नहीं आती। यानी उन्होंने साफ इशारा किया कि कांग्रेस की कमजोरी का ही फायदा दूसरे दलों को मिला।
साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2025 है। अप्लाई करने के लिए आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाना होगा। अगर आपके पास योग्यता है, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो समय पर अप्लाई कर दें। संसद के बजट में दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना संबोधन देंगी। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संक्षिप्त स्तर के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। दरअसल ये इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में बजट सेशन की आधिकारिक शुरुआत का संकेत देता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से कहा कि जब भी बात अंतरिक्ष क्षेत्र की हो तो वे भारत की क्षमता पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने पिछले 10 सालों में देश की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया। मोदी जी ने बताया कि 2014 से अब तक भारत ने 457 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है और इनमें से 398 विदेशी उपग्रह भी लॉन्च किए गए हैं। वहीं 2014 से पहले भारत ने सिर्फ 35 विदेशी उपग्रह ही लॉन्च किए थे। साथ ही आपको बता दें कि गाजा क्षेत्र में फिलिस्तीनी गुटों और इजरायल के बीच संघर्ष विराम के तहत कैदियों की रिहाई का तीसरा दौर आज हुआ। इस दौरान गाजा में 8 कैदियों को रिहा किया गया, जिनमें 3 इजरायल और 5 थाईलैंड के नागरिक हैं। रिहा किए गए कैदियों में 20 साल का इजरायली सैनिक अगम बर्जर, 29 साल का अरबेल यहूद और 80 साल का गादी मोजेज शामिल है, जो थाई नागरिकों के साथ रिहा किए गए हैं। वहीं बता दें आपको कि सीबीआई ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नोएडा विभाग के एक पूर्व सेल्स ऑफिसर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मामला दर्ज किया है और उनकी तलाशी भी ली है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी रिटेल सेल्स में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करते हुए करीब 1 साल में अवैध रूप से संपत्ति बना चुके थे और उनके पास लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति मिली है। वहीं 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकेडमी ने जम्मू में एक राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मकसद कविता के जरिए अलग अलग समुदायों में एकता, अखंडता और विविधता की भावना को बढ़ावा देना था। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 2 सप्ताह के अंदर सीतापुर जिला अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। वहीं आपको बता दें कि भारत सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द ही एक सस्ता और भारतीय निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि दुनिया में ऐसे मॉडल का इस्तेमाल करने पर 1 घंटे का खर्च $2.5 से $3 तक आता है, लेकिन भारत में बने AI मॉडल का 1 घंटे का इस्तेमाल केवल ₹100 होगा, जो 40% सरकारी सब्सिडी के बाद होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला तो यूं चलता रहेगा इस वीडियो में, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में राज्य का नाम जरूर लिख दें। बता दें कि रणजी ट्रॉफी में दिल्ली और रेलवे के बीच मैच चल रहा है। दूसरे दिन दिल्ली की पारी का दूसरा विकेट गिरते ही विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आए और जैसे ही वे मैदान पर आए पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा। कोहली कोहली की आवाजें पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। पहले दिन रिकॉर्ड दर्शक थे और दूसरे दिन भी कोहली को देखने के लिए हजारों फैंस पहुंचे। जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर छापे के बाद कंपनी के संचालक किशन मोदी की पत्नी 31 वर्षीय पायल मोदी ने जहर खा लिया। उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की कोशिश के पीछे क्या कारण थे, इसकी जांच अभी जारी है। वहीं तमिलनाडु की फॉर्मर वर्ल्ड कप विनर निशानेबाज नर्मदा नितीज राजू ने राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। 23 वर्षीय नर्मदा ने 254.4 का स्कोर बनाकर एशियाई खेलों की पदक विजेता रमिता जिंदल और ओलंपियन एला वैनिल वलारिविन को पछाड़ते हुए ये जीत हासिल की। इस जीत के बाद कर्नाटक अभी भी पदक तालिका में सबसे ऊपर बना हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि वो कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाएंगे, जो शनिवार से लागू होंगे। ट्रंप ने कहा कि ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू होंगे और इस फैसले का असर दोनों पड़ोसी देशों पर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो चीन के खिलाफ भी कुछ इसी तरह की नीति अपनाने का विचार कर रहे हैं।
बीते कुछ सालों में दोस्तों यूपीआई ने भारत में सबसे पॉपुलर डिजिटल पेमेंट मेथड का दर्जा हासिल कर लिया है। दिसंबर 2024 तक यूपीआई ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम 16.73 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि नवंबर के मुकाबले 8% बढ़ोतरी है। भारत अब कैश के बजाय यूपीआई ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है और ये ट्रेंड खास करके टियर 1 शहरों में काफी बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ने अल-कायदा से जुड़े एक सीनियर आतंकवादी मोहम्मद सलाह अल जबीर को मार गिराया। ये हवाई हमला सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हुआ, जहां मोहम्मद सलाह अल जबीर की मौत हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने एवियम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी की नई दिल्ली पीठ में आवेदन किया है। आरबीआई ने बताया कि उसने कंपनी के निदेशक मंडल को इस कारण से भंग कर दिया है क्योंकि कंपनी प्रशासनिक कारणों और अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक रही थी। वहीं नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत अब अपना खुद का सुरक्षित और किफायती एआई मॉडल शुरू करने जा रहा है। ये मॉडल पूरी तरह से स्वदेशी होगा और इसकी लागत बहुत कम होगी। उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक मॉडल की लागत करीब $2.5 से $3 प्रति घंटे होती है, वहीं भारत का एआई मॉडल 40% सरकारी सब्सिडी मिलने के बाद सिर्फ ₹100 प्रति घंटे से भी कम में उपलब्ध होगा। साथ ही बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रिठाला में आप के समर्थन में रोड शो किया। वहीं आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपनी रैलियां कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में भारत में टीबी से करीब 85,000 लोगों की मौत हुई थी और ये आंकड़ा पिछले साल संसद में पेश किया गया था। अब पूरे विश्व में टीबी को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन भारत ने दावा किया है कि वो 2025 तक टीबी को खत्म कर देगा। इसके लिए सरकार का लक्ष्य था कि 2015 के मुकाबले टीबी के नए मामलों में 80% कमी हो, मौत के मामले में 90% की कमी हो और टीबी से प्रभावित घरों की संख्या भी खत्म हो जाए। साथ ही चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में थोड़ी हैरान करने वाली बात सामने आई है। बावजूद इसके कि गठबंधन के पास बहुमत था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हार गया। वहीं बीजेपी की प्रत्याशी हरप्रीत कौर बबला ने चुनाव जीत लिया। अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे चुनाव आयोग पहुंचे थे दोस्तों और यमुना नदी में जहर मिलाने वाले बयान पर आयोग के सभी सवालों का जवाब दिया। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना को अब पहली बार रॉकेट के लिए एरिया डिनायल एम्यूनिशन मिलने जा रहा है। इसका मतलब है कि इस गोला बारूद से किसी चुने हुए इलाके में दुश्मन की पहुंच को रोका जा सकता है। पहले तो सेना के पास आर्टिलरी गन के लिए ऐसा गोला बारूद था, लेकिन अब रॉकेट के लिए भी ये सुविधा मिल रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। वहीं हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब हर जिले में साइबर नोडल ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। डीएसपी रैंक का अधिकारी रोजाना जिले में हो रही साइबर ठगी के मामलों पर नजर रखेगा और साइबर क्राइम सेल शिमला से जानकारी साझा करेगा। वहीं केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज के लिए एक नई योजना मंजूर की है, जिसे म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना कहा जाता है। इसके तहत योग्य फर्मों को प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। दिल्ली, एनसीआर और यूपी, हरियाणा में इन दिनों धूप के कारण दिन में गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन सुबह और शाम की ठंडक अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव हो सकता है। साथ ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा भी हो सकता है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में बारिश हो सकती है। संभावना जताई जा रही है भारी बारिश की। साथ ही भारतीय नौसेना 2 फरवरी को एक हाफ मैराथन का आयोजन कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। इस इवेंट में लगभग 15,000 लोग हिस्सा ले सकते हैं। हाफ मैराथन की शुरुआत सुबह 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका में हुई एक दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया। इसमें अमेरिका एयरलाइंस का एक क्षेत्रीय जेट और सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं और अमेरिका के लोगों के साथ अपनी एकजुटता भी दिखाई। आपको बता दें कि 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकेडमी ने जम्मू में एक राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मकसद कविता के जरिए अलग अलग समुदायों में एकता, अखंडता और विविधता की भावना को बढ़ावा देना था।
साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको से आने वाले कुछ सामानों पर 25% टैरिफ लगाने वाला है। ट्रंप का कहना है कि ये फैसला अमेरिका के उद्योगों को बचाने के लिए लिया गया है। साथ ही उन्होंने इशारा दिया है कि चीन पर भी इसी तरह के टैरिफ लगाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं रणजी ट्रॉफी में दिल्ली और रेलवे के बीच मैच चल रहा है। दूसरे दिन दिल्ली की पारी का दूसरा विकेट गिरते ही विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आए और जैसे ही वे मैदान पर आए पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा। कोहली कोहली की आवाजें पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। पहले दिन रिकॉर्ड दर्शक थे और दूसरे दिन भी कोहली को देखने के लिए हजारों फैंस पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।